तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई रिलीज हुई मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन की, जो इस सीरीज का छठा पार्ट है। अच्छी बात यह है कि अगर आपने पिछले 5 पार्ट्स नहीं देखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन स्टोरी है। टीजर्स देखकर मैंने सोचा था कि शायद पुराने किरदारों का कोई कनेक्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेलवे ट्रैक दिखाया जाता है और उसके पास से एक रेड कार गुजरती है जिसमें पॉल और एरिस नाम का एक कपल बैठा है। पॉल सूट पहने है और एरिस ने वन पीस ड्रेस पहनी है। पॉल एरिस को सरप्राइज देने के लिए उसे आंखों पर पट्टी बांधकर शहर के नए रेस्तरां स्काई टावर ले जाता है। यहाँ कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। एक गाना बज रहा है रिंग ऑफ डेथ और एक बच्चा पास के फव्वारे से सिक्के चुरा रहा है। भारत में जैसे पेड़ पर धागा बांधना शुभ माना जाता है, वैसे ही अमेरिका में फव्वारे में सिक्का डालने से मन्नत पूरी होती है, लेकिन सिक्का निकालना बुरा शगुन माना जाता है। गार्ड उस बच्चे को डांटता है और ये सब देखकर एरिस को अजीब सी आशंका होने लगती है। इसके बाद वे लिफ्ट में चढ़ते हैं जिसमें कैपेसिटी से ज्यादा लोग हैं। वहीं बच्चा शरारत में ग्लास फर्श पर कूद रहा है। पॉल नोटिस करता है कि बिल्डिंग समय से पहले बनकर तैयार हुई है, यानी क्वालिटी कमजोर हो सकती है। ऊपर रेस्तरां में एंट्री के लिए पैसा चाहिए, इसलिए पॉल और एरिस को अंदर नहीं जाने दिया जाता। एरिस को वहाँ भी कुछ गलत लगता है। झूमता हुआ झाड़फानूस, शोरगुल और खाना बनाता हुआ शेफ। वह पॉल के सूट में एक गुलाब लगाती है, लेकिन गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून देखकर एरिस को उल्टी होने लगती है। हो सकता है वह प्रेग्नेंट हो या फिर यहाँ का माहौल उसे सूट नहीं कर रहा। एक ब्लैक लेडी उससे पूछती है कितने महीने हो गए, तो एरिस ने बताया कि उसे 2 महीने हो गए हैं। वो ब्लैक लेडी मिसेस ब्लडवर्थ पूछती है क्या तुम्हें यकीन है जिसके साथ तुम जिंदगी बिताने वाली हो वो तुम्हारे लायक है? क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता है? एरिस कहती है हाँ। इसी बीच वो शरारती बच्चा ऊपर से सिक्के फेंक रहा था। गार्ड उसे रोकता है, लेकिन बच्चा नहीं मानता। एक सिक्का वेंट में जाकर फंस जाता है, जिससे फंसा हुआ फैन टूटकर गैस सिलेंडर में घुस जाता है। गैस लीक होने लगती है। इसी बीच रेस्तरां में कोई शैंपेन की बोतल खोलता है और उसका कॉर्क झाड़फानूस से टकराकर शीशे को तोड़ देता है। लोग हवेली डांस कर रहे थे और शीशे के टूटने से एक एक करके लोग नीचे गिरने लगते हैं। गैस लीक होने के कारण कुक की आंखों में आग लग जाती है और वो जलती हुई औरत वेंट के पास पहुंचती है, जहां गैस का बड़ा धमाका होता है। आधा रेस्तरां उड़ जाता है। बचे हुए लोग लिफ्ट में भागते हैं, जो ओवरलोड होकर नीचे गिर जाती है। वो शरारती बच्चा सीढ़ियों से भागता है, लेकिन उसके सिर पर पियानो गिर जाता है। एरिस और पॉल बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वो भी नीचे गिर जाते हैं। पता चलता है कि ये सब एक सपना था जो स्टेफनी नाम की लड़की क्लास में सोते हुए देख रही थी। टीचर उसे डांटती है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी और क्लास में सोती रहेगी तो उसकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। स्टेफनी अपनी दोस्त को बताती है कि वो 2 महीने से ऐसे डरावने सपने देख रही है, जिसमें एक औरत, उसकी दादी और उसका बॉयफ्रेंड एक रेस्तरां में जाते हैं जहां धमाका होता है। अगले दिन स्टेफनी अपने घर जाती है। उसके पापा मार्टी, एशियन और माँ डार्लिन, जो उसे 10 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी, के 2 बच्चे हैं, स्टेफनी और चार्ली। स्टेफनी पढ़ाई में बिजी रहती है, इसलिए साल में 7 से 8 दिन ही घर आती है। इस बार वो बीच में ही आ गई है। चार्ली को अपनी बहन स्टेफनी को देखकर ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसका रवैया काफी रुखा था। स्टेफनी ने पूछा मैं अपनी नानी के बारे में जानना चाहती हूँ, मगर मार्टी ने साफ इनकार कर दिया। नहीं बेटा, वो तो बिल्कुल पागल थी। उनके बारे में जानना वक्त जाया करने जैसा है। उधर चार्ली अपने मामू के घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, जो पास ही में था। ये सुनकर स्टेफनी को मौका मिल गया। उसने कहा चलो मैं छोड़ देती हूँ। रास्ते में उसने चार्ली से कहा अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो किसी से कहोगे नहीं? चार्ली ने वादा किया। तब स्टेफनी ने बताया मेरे नंबर बहुत कम आए हैं, अगर मैं फेल हो गई तो मेरी स्कॉलरशिप चली जाएगी। मैं बहुत डर गई हूँ। 2 महीने से ठीक से सोई नहीं, इसी वजह से क्लास में नींद आ जाती है और पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ही वो लोग मामू के घर पहुंचे, चार्ली ने अपने सारे कजिन्स को चिल्ला चिल्लाकर बता दिया कि स्टेफनी के मार्क्स बहुत कम आए हैं। वहीं स्टेफनी अपने मामू हावर्ड के पास पहुंची और पूछा क्या आप मुझे मेरी नानी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हावर्ड ने कहा वो औरत तो पूरी तरह पागल हो गई थी। मौत का डर हर वक्त उसके सिर पर सवार रहता। उसने हमारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। उससे दूर रहो तो बेहतर है। कभी कभी वो हमें कार्ड्स भेजती थी, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है। तब स्टेफनी ने अपनी मौसी मॉमी जी से धीरे से पूछा क्या आपके पास वो कार्ड्स अब भी हैं? मॉमी जी ने कहा मैं नहीं चाहती कि तुम इस चक्कर में पड़ो, मगर नीचे वाले कमरे में दाईं तरफ का दरवाजा मत खोलना। यानी कि उन्होंने इशारे से मदद की। स्टेफनी सीधा गई, ड्रॉर खोला और पुराने खतों में से एरिस का पता मिल गया। अब उसकी असली सफर शुरू हुई। वो एक दूरदराज के इलाके में पहुंची, जहां एक सिक्योरिटी से भरा हुआ घर था। कैमरे के पीछे से एरिस ने अपनी नातिन को देखा और पूछा क्यों आई हो यहाँ? मोबाइल और चाबियां बाहर रख दो। स्टेफनी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी सारी चीजें बाहर रखनी पड़ी। अंदर उसने 3 अजीब चीजें देखी। एक छोटा सा तालाब, लोहे के टुकड़े हवा की दिशा पहचानने के लिए, और बहुत सारी नुकीली लकड़ियां, साथ ही एक बड़ा सा सायरन वाला पोल। इन चीजों को स्टेफनी ने नोटिस किया और उसे अजीब अजीब सी भविष्यवाणियां महसूस होने लगी। एरिस ने बताया कि वो अब तक 2 लाख से ज्यादा बार मौत को मात दे चुकी है। मौत हर बार नए तरीके से उसे ढूंढती थी और उसने हर बार उसका सामना किया। स्टेफनी ने कहा मुझे 2 महीने से आपके सपने आते हैं, आप हर बार मरती हुई दिखाई देती हैं, मगर आप जिंदा हैं। तब एरिस ने राज खोला। जब मैं उस टावर पर खड़ी थी, मुझे एक झलक मिली, एक इशारा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसी वक्त मैंने वहां से भागने का फैसला कर लिया और सबसे पहले मैं
मैंने उस लड़के से वो सिक्का छीन लिया था। एरिस कहती है, इसलिए अब मौत उन्हें भी ढूंढ रही है और तुम्हारी जान भी खतरे में है। ये किताब ले जाओ, तुम्हें मदद करेगी। अब जब स्टेफनी जाने लगती है, उसे फिर एक संकेत मिलता है कि मौत ने नया प्लान बना लिया है। मगर एरिस अब बूढ़ी हो चुकी थी और 2 महीने में कैंसर से मरने वाली थी। वो किताब स्टेफनी को देती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को पूरा यकीन हो गया था कि ब्लड लाइन अपना असर दिखा रही है। डार्लिन और हॉवर्ड आपस में भाई बहन थे और उन्होंने शादी की थी मार्टी और ब्रेंडा से, इसलिए मार्टी और ब्रेंडा को कुछ नहीं होगा, मगर उनके बच्चे जो खून से जुड़े हुए हैं उनको इसका असर जरूर होगा। तो पहले हॉवर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी, फिर डार्लिन यानी स्टेफनी की माँ, फिर स्टेफनी और आखिर में उसका छोटा भाई चार्ली। ये सुनकर दोनों खानदानों को झटका लगता है। सब कहते हैं, इतनी मौतें एक साथ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और तुम ऊपर से और डरा रही हो। तब स्टेफनी बताती है कि ये सब कुछ नानी एरिस ने बताया था और जो किताब उन्होंने दी है उसमें सब दर्ज है। वो सब लोग जो 1968 में उस टावर पर गए थे जहां मौत ने सबको मारने का प्लान किया था, मगर जो बच गए थे अब एक एक करके मारे जा रहे हैं। मगर दोनों फैमिली को ये सब बेमतलब लगता है और वो उठ के चले जाते हैं। अब नंबर था एरिक का, जो टैटू आर्टिस्ट था। स्टेफनी को उसकी बहुत फिक्र होने लगती है। सीन कट होता है टैटू शॉप पर। अब अमेरिका में क्या है, बाप गुजर जाए एक दिन पहले, अगली सुबह काम शुरू। हम तो भाई इंडियन हैं, 10 दिन तक दुख से नहीं उठते। खैर, एरिक अपनी प्लेलिस्ट एरिक्स टैटू मिक्स में एक गाना चला रहा था, बर्निंग फायर। वो अपने हाथ पर डैड का टैटू बना रहा था। तभी तेज गानों की वजह से कंपन हुआ और एक खिलौना नीचे गिरा, सीधे एक ज्वलनशील लिक्विड पर। फैन से एक चेन टकरा रही थी जो घूमते हुए सीधा एरिक की नाक की रिंग में फंस गई। अब एरिक जमीन से उठकर धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहा था ताकि खुद को बचा सके, पर तभी उसका पैर लाइटर पर पड़ा और उस ज्वलनशील लिक्विड की वजह से पूरी दुकान आग में बदल गई। एरिक बुरी तरह जलकर मर गया। अगली सुबह स्टेफनी को बार बार एरिक की याद आ रही थी। वो उसे मैसेज कर रही थी मगर कोई जवाब नहीं आया। उसे लगने लगा कि एरिक भी मर गया है। वो और चार्ली उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एरिक जिंदा था। स्टेफनी हैरान रह गई, मैंने तो तुम्हें मरते देखा था। एरिक बताता है, हाँ सब वैसा ही हुआ था, लेकिन धमाके से पहले मेरी नोज रिंग निकल गई थी और मैं बच निकला। अब स्टेफनी सोचने लगी, शायद एरिक ने मौत को चकमा दे दिया, लेकिन मौत तो किसी भी रूप में वापस आ सकती है। अब बाहर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। पास ही में कुछ कटर्स पेड़ पर टंगे हुए थे और एक कचरा उठाने वाला ट्रक खड़ा था। स्टेफनी ने माहौल को महसूस किया, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एरिक मस्ती में ट्रक से मजाक करता है, उसे चिढ़ाता है और उसी वक्त जूलिया वहां से गुजरती है। जूलिया फोन में बिजी थी, उसे बच्चों का ध्यान नहीं रहा। एक बच्चे ने बॉल मारी जो सीधा जाकर कटर से टकराई और उससे गैस निकली जिसने जूलिया को जोर से धक्का दिया। वो सीधा गिरती है कचरे के डिब्बे में और ट्रक उसे अंदर खींच लेता है। सब लोग ट्रक के पीछे भागते हैं, मगर ड्राइवर के कान में हेडफोन लगे थे। जब तक ट्रक रुका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्टेफनी ऊपर चढ़ती है और जूलिया को खींचने की कोशिश करती है, मगर ट्रक उसे दबा देता है। अब तक 2 मौतें हो चुकी थीं, हॉवर्ड और उसकी बेटी जूलिया, मगर एरिक अभी तक बच गया था। अब सब लोग परेशान थे कि ये थ्योरी गलत कैसे हो गई। तभी ब्रेंडा बताती है कि एरिक असल में हॉवर्ड का बेटा है ही नहीं। वो कहती है कि मेरा अफेयर फ्रैंकलिन नाम के शख्स से था और एरिक उसी का बेटा है। एरिक मजाक में बोलता है, इसलिए तो वो अंकल मेरे साथ वॉलीबॉल खेलते हुए बेटा बोलता था। अब सबको यकीन हो गया कि मौत अब भी ब्लड लाइन को ही फॉलो कर रही है। मगर एक और बात सामने आती है, अगर किसी की मौत को रोकने की कोशिश की जाए तो मौत सबसे पहले उसी को ले जाती है। अब स्टेफनी फिर से किताब खोलती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जेबी जो कभी मौत से बच निकले थे वही अब आखिरी उम्मीद है। डार्लिन बताती है कि माँ यानी एरिस अक्सर जेबी का जिक्र करती थी जो हॉस्पिटल में काम करता है। फिर सब लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल। अब यहाँ एक सीन ट्रेलर में था, डार्लिन का पर्स दरवाजे में फंसता है और उसका गला फंसकर मौत हो जाती है, लेकिन फिल्म में वो सीन नहीं रखा गया। असल में वो सिर्फ स्टेफनी की प्रीमनिशन थी। अब बात आती है बॉबी की, जिसे पीनट एलर्जी थी। उसे घर पर रहने को कहा गया था, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी तो वो भी हॉस्पिटल आ गया। यहाँ मिलते हैं मिस्टर विलियम जॉन ब्लडवर्थ से, जिन्हें हम पहले की फाइनल डेस्टिनेशन फिल्मों में देख चुके हैं। वो मोर्चरी में काम करते थे और मौत से उनका पुराना रिश्ता है। जेबी बताता है कि एक औरत ने मौत को हराया था और उसकी ब्लड लाइन बच गई, तो ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि किसी और को मौत दो और खुद बच जाओ, लेकिन ये काम आसान नहीं है। जेबी ने वो कैबिन भी एरिस के लिए बनवाया था ताकि अगर वो सेफ रहती तो सब बच जाते, मगर अब जब एरिस मर चुकी है तो सबकी बारी आएगी, यहाँ तक कि जेबी की भी। अब एरिक और बॉबी प्लान करते हैं कि अगर बॉबी खुद को मरने जैसा बनाए और फिर 5 मिनट में बचा लिया जाए तो मौत को चकमा मिल सकता है। इसके लिए बॉबी को पीनट खिलाते हैं। जगह चुनी गई MRI रूम, मगर वहाँ मेटल की चीजें अंदर खिंच जाती हैं। जैसे ही बॉबी पीनट खाता है उसकी सांस रुकने लगती है और MRI मशीन ऑन हो जाती है। एरिक के कान, नाक और नाभि के पियर्स खींचते हुए मशीन की तरफ जाते हैं और वो एक दर्दनाक मौत मरता है। बॉबी बच तो जाता है, मगर वेंडिंग मशीन का स्प्रिंग सीधा उसके सिर में घुस जाता है और अब उसकी भी मौत हो जाती है। अब हॉवर्ड का पूरा खानदान खत्म हो चुका था। अब बारी थी डार्लिन के परिवार की। स्टेफनी सोचती है कि अब उन्हें कैबिन जाना चाहिए। वो दूर इलाके में बनी एक सेफ जगह थी। रास्ते में एक ट्रक डार्लिन को टक्कर मारने वाला होता है। वो कहती है, तुम गाड़ी चलाओ। स्टेफनी
गाड़ी चलाती है। रास्ते में एरिस वाला कॉइन जो किताब में था अब स्टेफनी के पास नहीं रहता। एक बूढ़ी औरत उसे ले जाती है। अब जब वो कैबिन पहुंचते हैं तो रास्ते में लगी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए गाड़ी को अंदर ले जाते हैं। गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। वहीं पेड़, लकड़ियां और सरिया सब काम आने लगते हैं। डार्लिन को स्टेफनी कहती है, आप अंदर जाइए, आप सेफ रहेंगी। मगर तब तक एक पिलर गिरता है और डार्लिन की मौत हो जाती है। अब जूलिया की गाड़ी तालाब में गिर जाती है। सीट बेल्ट फंसी होती है और वो पानी में डूबने लगती है। आखिर में बॉबी किसी तरह चाकू से सीट बेल्ट काटता है ताकि जूलिया को बचाया जा सके। अब जूली की सांस रुके हुए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, मगर फिर भी वो पानी में जिंदा थी। बॉबी किसी तरह उसे बचा लेता है। जैसा कि जेबी ने कहा था, अगर मौत को मात देनी है तो पहले मरना होगा और फिर जिंदा लौटना होगा। कुछ वैसी ही सिचुएशन यहाँ बनती है और दोनों की जान बच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। यहाँ हम फिर से 3 बड़ी चीजें देखते हैं। पहली, ड्रेसअप। चार्ली आज सूट पहन के जा रहा है अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने। दूसरी, रेलवे ट्रैक। और तीसरी, गुलाब का कांटा। वही कांटा जिससे स्टेफनी की उंगली में पहले खून निकला था। इस तरह मौत ने हर एक बचे हुए इंसान से अपना बदला ले लिया और इसी के साथ फाइनल डेस्टिनेशन द ब्लड लाइन का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है।